तो काका, आपके फर्स्ट 20 इयर्स ऑफ लाइफ आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? डिफाइन बोलेगा तो बचपन में हम बहुत, यानी पिताजी डॉक्टर थे और खानदान अच्छा था, यानी बहुत तो अमीर भी थे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मैं जब 6 साल का था तो मेरी मदर गुजर गई और फिर बाद में 1 साल के बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और फिर वो थोड़ा घर में ज़रा प्रॉब्लम तकलीफ होने लगी और तब तक तो मैं करीब चौथे यानी क्लास 4 तक मैं पढ़ाई में अच्छा था, फर्स्ट सेकंड में आता था, 7वीं 6वीं 7वीं तक भी आता था। लेकिन धीरे धीरे घर में से ध्यान उतरता गया और खेल में, या हम तो गली में हमारे ये खेलते थे गोटियाँ वगैरह, पतंग और ये सब चलता था, गिल्ली डंडा, और बस खेल में ज़्यादा ध्यान देते थे और स्टडी में ध्यान कम हो गया। तो हालत ये हुई कि मैट्रिक होने के बाद में मैं डिप्लोमा गया। पहले से इंजीनियरिंग का मेरे को शौक था। आपको कहाँ से वो शौक आया? क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बचपन से कैसेट खोलने लग जाते हैं, आपको इंजीनियरिंग का शौक कैसे आया? ऐसे ही शौक आया क्योंकि हमारे घर में क्या होता था कि बहुत बड़ा, जिसको मराठी में वाड़ा बोलते हैं, ऐसा वाड़ा हमारा था अमरावती में। हाँ जी। और वहाँ पे कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का काम निकलता ही था, कहीं इलेक्ट्रिक का काम है, कहीं मैकेनिकल है, कहीं फर्नीचर का है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता था। तो बस हम घर में ही शुरू हो जाते थे, घर में सब हथियार भी थे और हम घर में ही लेते थे। और जब इलेक्ट्रिशियन आता था तो मैं पूरा टाइम उसके पीछे रहता था और उसको वॉच करता था कि क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे मेरा वो मेंटेनेंस का शौक बढ़ गया और कोई भी चीज़ नहीं होगी तो उसको हैंडल करने का, उसको खोल के देखने का, इसमें क्या है, ये कैसा ऑपरेट होता है, और बंद पड़ गया तो क्यों बंद पड़ गया, तो उसको घर में ही सॉल्व करने का। ऐसा करते करते वो इंजीनियरिंग साइड में मेरा शौक बढ़ गया। पिताजी डॉक्टर थे तो नेचुरली उनका ये था कि मैंने भी डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन मेरा ये इंजीनियरिंग बोलो या मेंटेनेंस का बोलो, ये शौक मुझे लग गया, तो उस वजह से मैं इंजीनियरिंग की तरफ गया मैट्रिक के बाद में। पापा मम्मी की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई थी आपको? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आई कुछ, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा था। हाँ, बट इंजीनियरिंग के लिए पूरा सपोर्ट कुछ नहीं, उन्होंने बोला जो आपको स्टडी करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर मेरी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और बाकी शौक बहुत करता, शौक है नहीं मुझे, शौक ऐसे बाकी नहीं थे, ऐसे कुछ नहीं कि पिक्चर देख रहा हूँ या कुछ शराब पी रहा हूँ या पत्ता खेल रहा हूँ, ये कोई शौक नहीं था, अभी भी नहीं है ये कुछ शौक। लेकिन मैं वॉच रिपेयरिंग करता था। मैं मेरे कॉलेज के गाड़ी भगाता था। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में वॉच रिपेयरिंग करके पॉकेट मनी अर्न करता था। वैसे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उस ज़माने में पॉकेट मनी देने का रिवाज ही नहीं था, तो ऐसा किसी के दिमाग में भी नहीं आता था कि बच्चों को पॉकेट मनी दिया जाए या कुछ ये किया जाए, तो ऐसा तो हम ऐसे ही कुछ करते थे। मेरे कॉलेज में मैं सर्विस भी 2-3 ऐसे छोटा सर्विस भी किया। मेरा एक फ्रेंड था, उसका ड्राइविंग स्कूल था, तो मैंने ऐसे ही उसके फादर को पूछा कि मैं काम करना चाहता हूँ। बोले आ जाओ, क्या काम करना चाहते हो? मैंने कहा कुछ भी, मेरे को ड्राइविंग आता है, बचपन से गाड़ी थी हमारे यहाँ, तो ड्राइविंग तो बचपन से ही सीखा था। पिताजी को चुरा के पिताजी से गाड़ी भगा के लेके जाता था। तो बोले ठीक है, आप हमारे कस्टमर को ड्राइविंग सिखाओ। मैंने चलेगा। तो मैंने उनके पास पार्ट टाइम जाके मैं ड्राइविंग सिखा था लड़कियों से को जाना। उसकी वजह ये है कि जो दोस्त था उसके ऊपर उसके फादर का भरोसा कम था और मेरे पे ज़्यादा था। तो ऐसे काम शुरू से मैं करते आया और पहले से दिमाग में ये बैठा था कि कहीं ना कहीं अपने को बिजनेस करना है, अपने को नौकरी नहीं करना है, अपना खुद का कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये बचपन से ये था दिमाग में। और फिर डिप्लोमा तो बड़े की तरफ, जैसा मैंने कहा कि हमारा ध्यान तो कम ही था, तो 3 साल का डिप्लोमा हमने 6 साल में पूरा किया। डिप्लोमा करने के बाद में
मेरा एक भाई था, लंबा रिश्तेदार था उधर बॉम्बे में, तो वहाँ पे एक कज़िन था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया क्योंकि उस समय हमारे वहाँ पे विदर्भ में इंजीनियरिंग को कुछ ये नहीं था, जॉब वगैरह कुछ भी नहीं मिलते थे वहाँ पे, इंडस्ट्रियली कुछ नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला इधर आ जाओ, ठाना में थे वो, तो बोले इधर आ जाओ तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, इसलिए हम वहाँ पे गए। लेकिन हमारे पास डिप्लोमा नहीं था, फाइनल ईयर फेल करके गए थे तो वहाँ पे जॉब मिलने में भी थोड़ी तकलीफ हुई। तो शुरू में मैं 1 महीना तो घर में बैठा रहा, फिर मेरा ऐसा हो गया कि घर में बैठे बैठे फिर ये हो गया ना, कितने दिन दूसरे के यहाँ ऐसा घर में बैठे खाते रहेंगे। तो फिर मैंने ऑटो रिक्शा ड्राइविंग चालू किया, और तब मेरा भाई हमारे रिश्तेदार भी बहुत नाराज़ हो गए, लेकिन मैंने बोला उसमें मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास डिप्लोमा नहीं है इसलिए मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन जो कमाऊँगा तो अच्छे काम से मेहनत से ही कमाऊँगा। मैंने ऑटो रिक्शा ड्राइविंग किया, लेकिन घर में किसी को पसंद नहीं था, तो मैंने 6 महीना तक भाड़े से लेके ऑटो रिक्शा चलाया अमरनाथ में, और करीब 6 महीने चलाया। बाद में मैं डिप्लोमा पास हो गया तो मेरे को नौकरी भी मिल गई, और फिर मैं ऑटो रिक्शा छोड़ दिया। लेकिन उस समय मेरे को बहुत दुख हुआ। दुख इस चीज़ का हुआ कि लोग काम क्या करते हैं इसके ऊपर से अपने को पहचानते हैं, चाहे अपनी डिग्री कुछ भी हो, लेकिन काम क्या करते हैं। क्या किसी ने मेरे फादर को, डॉक्टर थे, तो पूछा कि आपका लड़का क्या करता है, तो उनको बताने में बड़ी शर्म आती थी कि मेरा लड़का रिक्शा चलाता है ऑटो चलाता है। तो इस वजह से सब लोग नाराज थे कि ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ दो। लेकिन जब काम मैंने रिक्शा में चलाता था तो उस समय की बात है करीब 72 की, तो मैं 6-7 महीना रिक्शा चलाया, तो मैं डेली 100 रुपीज़ घर में लेके आता था शाम को, रिक्शा जब बंद करता था तब। और जब मेरे को फर्स्ट जॉब मिला तो मेरी तनख्वाह थी 300 रुपीज़ पर मंथ तो इसलिए मेरे को दुख हुआ कि देखो अपने को काम के ऊपर से लोग पहचानते हैं, काम तुम अच्छा करो बुरा करो, लेकिन वो रिक्शा है, ऑटो ड्राइवर है तो ऑटो ड्राइवर है, तो उसको क्या दूसरा थोड़ी बोलेंगे, इंजीनियर है भाई ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो इसलिए वो काम रिक्शा ड्राइविंग छोड़ के मैंने सर्विस ज्वाइन की वहाँ पे। फिर 2-3 साल वहाँ पे सर्विस में रहा, फिर सर्विस छोड़ के दूसरा बाहर इंडिया में गया, अच्छा कंपनी था, फार्मास्यूटिकल कंपनी था, तो वहाँ पे गया। वहाँ पे मेंटेनेंस में मैं काम किया, और फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं डिप्लोमा था और मेरे बाद में जूनियर आया हुआ एक लड़का जिसको कोई नॉलेज नहीं था। मेरे को उसके हिसाब से मेरे को बहुत नॉलेज था मेंटेनेंस का, लेकिन उसको कोई नॉलेज नहीं था, तो उसको प्रमोशन दिया गया क्योंकि वो डिग्री होल्डर है और मैं डिप्लोमा होल्डर है, तो उसको प्रमोशन दिया गया और मुझे नहीं दिया गया। तो मैं इससे बहुत नाराज़ हो गया, और फिर मैंने बाहर ये ढूंढना चालू किया कि कहीं हम दूसरी जगह सर्विस जाएंगे या कुछ काम धंधा करेंगे। तो मेरे को एक चांस आ गया, ईरान में ब्राउन एंड रूट्स बोल के कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे चालू किया था, तो वहाँ पे मुझे कॉल आया। मैंने फिर बाहर की नौकरी छोड़ के मैं ईरान गया। उसके बीच में मेरी शादी भी हुई थी, लड़का भी हुआ था, पहला लड़का हमारा 77 में मैं ईरान गया, 75 में हमारी शादी हो गई थी। फिर काकी आपका कैसा रहा फर्स्ट 20 years ऑफ लाइफ? मेरा तो बहुत मज़े से गया। हम लोग ज़्यादा काका के मुकाबले उतनी स्ट्रगल काका के मुकाबले हम लोग बहुत गरीब थे। अच्छा, स्ट्रगल फिर इनकी जितनी करी आपने? मगर इनके जितनी स्ट्रगल की नहीं। इसकी कारण ये है कि हमारी माँ और पिताजी दोनों, माँ का प्यार था, पिताजी का आशीर्वाद था। तो और पिताजी हमारे एकदम आध्यात्मिक और बहुत पढ़ने वाले वगैरह ऐसे हैं, तो वो सब हमको बचपन से वही सब अपनी पुराण की कथाएं वगैरह सिखाते थे। हम लोग बहुत मज़े में थे। सिर्फ इतना था कि हम 7 भाई बहन थे, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते थे। 2-3 जोड़े कपड़े रहते थे, उसी में हम आराम से रहते थे, हमको ऐसा लगता भी नहीं था। मैं तो जब तक कॉलेज नहीं गई हमारे पास चप्पल भी नहीं रहती थी। हम स्कूल में विदाउट चप्पल ही जाते थे, चप्पल के बिना ही स्कूल जाते थे। फिर कॉलेज गई तब ऐसे लगा कि नहीं चप्पल
जरूरी है तो चप्पल लेते थे। और एक बार चप्पल ली, वो प्लास्टिक की रहती थी और वो सी के 3-4 साल चलाते थे। फिर टूट गई तो सी वो घर में ही वो क्रोशी का कैसी सुई से, मगर फिर भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं थी कि हम दुखी नहीं थे, बहुत अच्छी तरह से आराम से गुजारा हुआ। फिर मैं 72 में मैं बीएससी हुई। बीएससी होने के बाद मुझे स्कूल में नौकरी लग गई टीचर की। तो मेरी पहली तनख्वाह थी 350 रुपये। तो पहली तनख्वाह जब आई तो पिताजी ने बोला कि आपको जो भी करना है आप करो। तो वो 350 रुपये की पूरी मैंने साड़ियाँ ली और मेरी बहन, मेरे पीछे 2 बहनें हैं, हम सब बहनें जो सिर्फ कॉटन की साड़ियाँ पहनती थी, तब मैंने सब सिंथेटिक साड़ी ली और हम बहनें सिंथेटिक साड़ियाँ पहनने लगी। फिर भाइयों के लिए कपड़े लिए। पहली सैलरी पूरी ऐसी कर। उसके बाद में सेविंग वगैरह किया। 2 साल मैंने सर्विस की टीचर की, मैं मैथ्स और साइंस पढ़ा। अच्छा। उसके बाद शादी हो गई उसके बाद। अच्छा, तो अब आप लोगों की शादी हो गई है। हाँ। तो फिर उसके बाद का कैसा आपका टाइम रहा? 29 अप्रैल 76 को 77 को 29 अप्रैल 77 को मैं ईरान गया। वहाँ पे जॉब मिल गई मुझे। और 29 मई 77 को मेरे डॉटर का जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद में करीब 10-15 दिन बाद में जब इस खत आया तब मुझे मालूम पड़ा कि डॉटर हुई है करके। क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन, मोबाइल तो सुना भी नहीं था कभी, फ़ोन भी नहीं थे हमारे घर में, फ़ोन नहीं था, फ्रिज नहीं था, टीवी तो कहीं भी नहीं थे। तो हमको 15 दिन के बाद पता चला कि डॉटर हो गई। फिर हम करीब 13 महीना वहाँ पे सर्विस किया। फिर वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स बहुत हो गए। वो जो शाह था वहाँ का, ईरान का किंग, उसके खिलाफ वो खोमेनी ने बहुत ये चलाया था और वो शाह भाग गया। फिर वहाँ से अमेरिका चला गया और खोमेनी ने पूरा उल्टा उलट दिया उसका तख्ता और खोमेनी राज करने लगा वहाँ पर। तो इस दौरान हम वहाँ थे। फिर बहुत यानी अनस्टेबल लाइफ था वहाँ का। तो हमारे कंपनी भी अमेरिकन थी। कंपनी अमेरिकन थी तो उसको भी बड़ा वहाँ पे धोखा था। अमेरिका के सब खिलाफ थे वहाँ पे ईरान में उस समय। तो कंपनी ने हमको बोला आप वापस चले जाओ, सबको वापस भेज दिया उस समय में। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था, लेकिन 1.5 साल में 13 महीने में हम वापस आ गए। वापस आने के जब हम गए थे इधर से, तभी हमने डिसाइड किया था कि वापस आएंगे तो ठाना, बॉम्बे, डोंबिवली वगैरह इधर नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ की भीड़ और वो फास्ट लाइफ इसकी हमें अच्छा नहीं लगता था। तो फिर हम नासिक आए, हमारी बहन नासिक में रहती थी, इसके लिए हम नासिक आ गए रुके। तो क्या करना ऐसा 2-3 महीने तो ऐसे ही सोचने में चला गया और घूमते रहे इधर उधर। तो वहाँ से ईरान से थोड़ा बहुत पैसा भी लाया था, तो उसके हिसाब से हम घूमते रहे। फिर 2-3 महीना घूमे। बाद में यहाँ पे फिर तुरंत क्या चालू करेंगे, तो एक सर्विस ज्वाइन किया। जॉफरी मैनर्स बोल के यहाँ पे कंपनी थी, तो वहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर करके मैं ज्वाइन किया। वहाँ पे 2-3 साल सर्विस किया। बाद में दिमाग में पहले से हमेशा ये था कि अपने को खुद को कुछ ना कुछ चालू करना है। तो फिर सर्विस करते करते इसका छोटा भाई भी हमारे पास आया था, वो डिप्लोमा पास हो गया था मैकेनिकल। वो भी नासिक में हमारे पास आया था, क्योंकि उस समय तक भी वहाँ पे विदर्भ में कहीं इंजीनियर को कुछ चांस नहीं था सर्विस का या और किसी का। तो वो भी हमारे पास आया था। तो हमने फिर एल्यूमिनियम बर्तन बनाने का काम चालू किया। लेथ मशीन। हाँ, उसका भी यही रहता है, स्पिनिंग लेथ बोलते हैं। तो स्पिनिंग लेथ मशीन लिया और एल्यूमिनियम बर्तन बनाना शुरू किया। लेकिन वो करीब हमने 1.5-2 साल चलाया। मैं नौकरी भी करता था और वो फैक्ट्री भी देखता था। इसका भाई भी, उसने भी हमको बहुत हेल्प किया। और लेकिन वो बर्तन बनाने में क्या हुआ कि जैसा हर जगह बीच के दलाली सब पैसा खा जाते हैं। अभी किसानों का जो पैदा करते हैं किसान, उसको कुछ भी नहीं मिलता, बीच वाले सब खा जाते हैं। और वैसे ही हर बिजनेस में ऐसे ही है। तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, उनको हम बर्तन बेचते थे, वो हमको एकदम
भाव गिरा के पैसा देते थे और कभी कभी पैसा देते भी नहीं थे। तो उसमें बड़ी मुसीबत से 2 साल तक हमने वो चलाया, बाद में वो बंद किया। फिर उसके पहले ही हमने जॉब वर्क ऐसा ढूंढ लिया था। VIP कंपनी थी यहाँ पे बैग बनाने वाली, तो उसका जॉब वर्क हम करते थे। कुछ छोटे छोटे प्रेस कार्ड बनाते थे और बफिंग पॉलिशिंग करते थे और लॉक असेंबली करते थे। ऐसा काम हमने बहुत सालों तक किया उनका, करीब करीब 14-15 साल उनका काम किया। बाय द साइड हमने दूसरा भी एक डेवलप किया था, वाइंडिंग, टेप वाइंडिंग करते थे हम। कैसेट जो रहती है ना, उसका यहाँ पे जय इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है, तो वो स्पूल बनाती थी और वो स्पूल में से छोटे छोटे कैसेट्स के जैसा बॉबिन भरना होता है, तो बॉबिन भरते थे। बॉबिन भर के कैसेट में जो 2 स्पूल रहते हैं वो दोनों तरफ लगा के अरेंज करके रखना हो बॉक्स में। तो एक बॉक्स में 400 वो स्पूल रहते थे। वो पूरा ये देखती थी काम। तो जब हम VIP का काम करते थे उसी समय ये काम में चल रहा, बाय द साइड ये काम चालू। और आपकी फैक्ट्री भी वहाँ चल रही, फैक्ट्री भी चल रही थी और सर्विस भी चल रही थी उधर? नहीं, फिर सर्विस छोड़, उस समय मैंने सर्विस छोड़ दिया था। और फिर ये भी फैक्ट्री भी चलती थी और ये वाइंडिंग का काम भी चलता था। और वो साथ में VIP वाले बैग्स की? हाँ, VIP का काम हम करते थे। फैक्ट्री में VIP का ही काम करते थे। अच्छा। और दूसरा भी काम जो भी जॉब वर्क मिलेगा वो वहाँ पे लाके करते थे हम फैक्ट्री में। और ये टेप वाइंडिंग का भी काम चलता था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, VIP का काम जो हम करते थे उसमें बहुत कंपटीशन बढ़ गया। अच्छा। और बहुत लोग वो काम करने लगे। और फिर बड़ी कंपनी क्या होती है, जैसी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वैसा बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को भी खाती है। तो उनको चांस मिल जाता है रेट डाउन करने के लिए। कंपटीशन हमारे में आ गया तो ऑटोमेटिकली रेट डाउन हो गया। तो बाद में हम करीब 14-15 साल वो काम किया, लेकिन रेट फिर बाद में इतने डाउन हो गए कि केवल वो लेबर का ही पेट भरता था, हमको कुछ नहीं मिलता था उसमें से। तो तब तक ये टेप वाइंडिंग अच्छा डेवलप हो गया था, तो हमने वो काम बंद कर दिया, टेप वाइंडिंग पे ध्यान दिया। लेकिन टेप वाइंडिंग मेरे से ज़्यादा ही देखती थी, पूरा यही चलाती थी वो करता। उस समय फिर मुझे क्या हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत तकलीफ हुआ। तो करीब 6-7 साल हमारे ऐसे गए कि मैं कुछ काम नहीं कर पाता और बस मुझे सोते रहने, सोया तो अच्छा लगता था, लेटा तो अच्छा लगता था, ऐसा बैठ भी नहीं सकता था, इतना स्पॉन्डिलाइटिस का मेरे को तकलीफ हो गया था। उस समय में 2 व्हीलर बहुत चलाता था, स्कूटर पे सब कुछ काम स्कूटर पे करना था। हमने एक तरफ शॉप भी डाला था, तो शॉप में 50-50 किलो शक्कर भी मैं बोरा, और उसके साथ में और भी बहुत सारा सामान ऐसा स्कूटर पे, जैसा डेली नीड्स का एक बीच में डेली नीड का शॉप था। तो जैसा गधे पे सामान लाते हैं वैसा वो स्कूटर पे लाद करके मैं सामान सब लेके आता था। स्टेप वाइंडिंग शुरू करने से पहले ये काम करता था। शायद उससे मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया और मुझे इतनी तकलीफ हुई 6-7 साल, तो बहुत तकलीफ हुई बीच में से। 6-7 साल बहुत बुरे गए हमारे, मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। उस समय मैं बहुत डर गया था, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बेड रिडन हो जाऊंगा, ऐसे से इतना हो गया था। बाद में एक योग शिक्षक थे, उनका मेरा परिचय हुआ और उन्होंने योग करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। मैं योग करने लगा, उससे मेरा स्पॉन्डिलाइटिस करीब ठीक हो गया, अभी कुछ तकलीफ नहीं है। लेकिन वो 6-7 साल बहुत बुरे गए। इसने सब पूरा संभाला, फैमिली भी संभाला, वो वाइंडिंग भी संभाला और पूरा यानी बहुत हेल्प हुआ इसका मेरा। तो काकी, हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? इतना कुछ आपने पहले टेप वाइंडिंग भी करा, उसके साथ साथ फैमिली को संभालना, उस दौरान काका को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ गई। आपने उस कंडीशन में कैसे रिएक्ट किया? वो सब अपने आप हो गए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने कुछ किया। वो हम जहाँ रहते थे वहीं पे वाइंडिंग चलता था। पहले हम दूसरी जगह रहते थे, बाद में हमने सागपुर में एक जगह ले ली जिस पे एक छोटा सा घर बनाया और एक हॉल बनाया। वो हॉल में हम टेप वाइंडिंग करते थे। तो इधर घर और घर से बाहर निकलो तो वाइंडिंग, यानी फिर मुझे इजी हो गया, जाना नहीं पड़ता था बाहर, तो मैनेज हो गया। बट इतना टाइम आप कैसे निकाल पाते थे? क्योंकि आजकल क्या होता है, आप देखिए एक नॉर्मल फैमिली में सारा दिन एक हाउसवाइफ का काम ही करने में निकल जाता है।
और किसी चीज़ के लिए तो टाइम ही नहीं ऐसा कुछ रहता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तब तो मैं बहुत जवान थी, हो जाता था सब मेरा। सुबह उठ के खाना बनाती थी। तब हमारे घर में हम फैमिली मेंबर भी ज़्यादा थे। मेरी छोटी बहन आई थी मेरे साथ पढ़ने के लिए और छोटा भाई भी आया था। तो हाँ, भाई हमें मदद हेल्प करता था। और बहन पढ़ती थी, वो BCS करने के लिए कॉलेज जाती थी। मेरे बच्चे भी स्कूल चले जाते थे, तो हो जाता था। यानी सुबह पहले खाना बनाओ, फिर उधर जाओ, फिर बीच में थोड़ा टाइम मिला तो फिर से आके कुछ खाने का बंदोबस्त करो, फिर से इधर आओ, ऐसा करके हो गया। उस समय इसने बहुत कष्ट किए, बच्चों का पढ़ाई लेना, रसोई बनाना। बच्चों को भी मैं पढ़ाती थी, कभी ट्यूशन नहीं, बाइंडिंग करना, सब मैंने घर और बिजनेस दोनों संभाला। मगर बाहर का काम तो मैं नहीं करती थी उतना, तो ये चले जाते थे कि नहीं वो कंपनी की तरफ जाना, कुछ है तो करना, वो कर जाते थे, मगर बाकी का हो गया। तो फिर आपने जिस दौरान इन सब कामों को करा, उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता होगा कि ये छोटे छोटे कामों से तो हमारा कुछ नहीं होना है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम बाद हम अपना काम चेंज कर रहे थे। आपने पहले स्टार्टिंग में एक काम करा, फिर उसके बाद दूसरे काम पे स्किप करा। आपके दिमाग पे फिर भी कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन आपको भी ये लगता होगा कि एक बड़ा काम तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ की स्पार्क आपको, वो सोच कैसे आई आपके दिमाग में जब आप कर रहे थे? हम जब VIP का काम करते थे तो और भी कई कंपनियों के काम, हम छोटे छोटे ऐसे जॉब वर्क करते थे। महिंद्रा का भी हम जॉब वर्क करते थे। तो महिंद्रा में काम करते करते ऐसे पहचान हो गई थी। और फिर हुआ क्या कि उन्होंने महिंद्रा में लॉगन गाड़ी इधर चालू किया, नासिक में उसका प्रोडक्शन चालू किया। तो लॉगन चालू करने के समय क्या हुआ कि जो नए टेक्निक्स जो है, जो मारुति में केवल थे गुड़गांव में, तो बाकी कहीं इंडिया में वो टेक्निक नहीं था। तो वो पेंट शॉप का टेक्निक जो है वो महिंद्रा ने लाया यहाँ पे। तो उसको मेंटेनेंस करने वाला यहाँ पे कोई नहीं था उस समय महाराष्ट्र में। तो उसको मेंटेनेंस करवाने के लिए महिंद्रा वाले गुड़गांव गए। तो गुड़गांव में जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको यहाँ पे लेके आए। तो उनको ज़बरदस्ती लेके आए, उनका भी दिल नहीं था यहाँ आने का, लेकिन उनको ज़बरदस्ती लेके आए वो। और उनको मेंटेनेंस, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन उसको तो पहले से उसको इच्छा ही नहीं थी यहाँ कुछ काम करने की। तो 2-3 महीना उसने काम किया और वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। वो भाग गया तो उसके साथ काम करने वाले जो सुपरवाइज़र थे, वो तो कॉन्ट्रैक्टर तो कभी कभी यहाँ आता था, वो दिल्ली रहता था। उसके साथ काम करने वाले जो सुपरवाइज़र थे वो तो हमेशा यहाँ रह के वो काम देखते थे। तो हमारे लॉज में रहते थे, और हमारा लॉज भी था उधर ही, उसी बीच बाइंडिंग करते थे। उसी बीच में हमने लॉजिंग भी चालू किया था वहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम बना के वहाँ पे लॉजिंग भी चालू किया था। और वो लॉज में वो सुपरवाइज़र लोग हमारे रहते थे वहाँ पे, जो वहाँ पे महिंद्रा में काम करते थे पेंट शॉप का। तो वहाँ के महिंद्रा को तो ज़रूरत थी काम करने वाले आदमी की। तो उन्होंने वहाँ के ऑफिसर ने उनको पूछ लिया, भाई काम तो आप ही करते हैं, आपका मालिक तो कभी कभी आता है यहाँ पे, तो आप ये काम कंटिन्यू करो। लेकिन बोले प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ में, क्योंकि आपका मालिक तो धोखा देके भाग गया, तो आपके साथ में अगर कोई यहाँ का लोकल आदमी अगर आपके साथ में आएगा तो ही हम आपको काम दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। तो लोकल आदमी वो ढूंढने निकल गए। तो पहला तो मैं ही मिला उनको, क्योंकि हमारे साथ वो रहते थे लॉजिंग में, और वैसे भी हम महिंद्रा के काम करते थे तो महिंद्रा वाले भी हमको जानते थे। तो उन्होंने हमको पूछा कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, मैं काम कर लूँगा लेकिन आपके साथ में, लेकिन मेरे को पूरी जानकारी देखना करना पड़ेगा कि आप क्या काम करते हैं, काम का स्वरूप क्या है, कैसा है, लेबर कैसा है, क्या है, उसको पेमेंट कैसा देते हैं वगैरह सब कुछ। तो मुझे ठीक है, तो मैंने फिर उसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ठीक है काम, और मेरे को भी मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करके हमने वो पार्टनरशिप ज्वाइन किया और कंपनी निकाला पार्टनरशिप में। और मेंटेनेंस का काम, पेंट शॉप मेंटेनेंस का काम हम महिंद्रा से चालू किया हमने। तो बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर हम पुणे गए। पुणे में टाटा मोटर्स का काम हमको मिला। जब इंडिका का गाड़ी टाटा मोटर्स ने चालू किया तब उन्होंने भी ऐसे ही ये किया, महिंद्रा जैसा सर्वे किया कि यहाँ ये काम करने वाला कौन है। तो उस समय हम अकेले ही थे महाराष्ट्र में वो काम करने वाले। तो हमको अप्रोच किया उन्होंने
हमने टाटा मोटर्स में काम चालू किया। अभी तो बहुत काम बढ़ गया है, अभी करीब करीब 18 कंपनियों में हमारा काम चलता है। 800 वर्कर है हमारे पास काम करने के लिए, करीब 30-35 सुपरवाइज़र हैं। हम अभी 4 पार्टनर हैं। तो अभी मैंने पहले तो मैं 7-8 साल तो ऐसा रहा कि मैं पूना में ज़्यादा रहता था, नासिक में कम रहता था। महीने में 20-25 दिन पूना रहता था, 4-5 दिन यहाँ रहता था, क्योंकि फैमिली यही थी मेरी। लड़की पढ़ती थी, लड़का तो एनडीए में चला गया था बीच में। अच्छा, तब तक? हाँ, वो 12वीं पास होकर एनडीए में चला गया, उसका सिलेक्शन हो गया था। और लड़की और मिसेस यही थी। तो मैं 4-5 दिन नासिक रहता था, 20-25 दिन पूना रहता था, वहीं काम करता था पूना में। अभी मैं ऐसा क्या करता हूँ कि बहुत धीरे धीरे कम करते करते मैंने पूना में जाना कम कर दिया। अभी महीने में 4-5 दिन चला जाता हूँ, बाकी यहीं रहता हूँ नासिक में। अकाउंट्स देखते हैं वो? अकाउंट्स पूरा काम मैं देखता हूँ, और बाकी कुछ डे टू डे जो भाग दौड़ का काम जो होता है वो अभी मैं नहीं करता। वो तीनों करते हैं, वो तीनों यंग है एकदम। बाकी 3 पार्टनर जो है उसमें से 2 वो पहले वाले के ही वो सुपरवाइजर है। वो पहले वाले के सब पेमेंट वगैरह सब हमने किया, यानी फाइनेंस हमने किया। वो 2 पार्टनर थे वो जो हमने जो पार्टनरशिप कंपनी चालू किया तो उसमें फाइनेंस पूरा हमारा था। और एक्चुअल जो फील्ड वर्क जिसको बोलते हैं, वो जो 2 सुपरवाइजर थे वो उसमें बहुत तैयार थे। तो वो फील्ड वर्क वो करते थे, फाइनेंस हम करते थे, अकाउंट्स हम करते थे, पेमेंट हम करते थे, और ओवरऑल सुपरविजन हम करते थे। धीरे धीरे सब मालूम हो गया। तो काकी जिस दौरान काका बाहर रहते थे, यूज्ड टू लिव इन पुणे, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था कि 1 महीने में 25 दिन ये वहाँ है, फिर 5 दिन यूजुअली कभी कभी इधर आते थे? नहीं, तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो पहले तो कुछ काम नहीं करते थे। तो वो काम करना शुरू कर दिया और उनकी तबीयत अच्छी होने लगी। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, तबीयत अच्छी रह रही है तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। 6-7 साल बहुत बुरे गए जब स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, और आमदनी भी बहुत लिमिटेड थी। बीच में 4-5 साल करीब ऐसे गए कि हमने कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, कोई नई चीज़ नहीं खरीदी। सिर्फ बच्चों के लिए खरीदते थे, जो सिर्फ दिवाली में बच्चों के लिए खरीदते थे, हम नहीं लेते थे। हम नहीं लेते थे। इसने बहुत मेहनत किया उस समय, और हो गया वो भी दिन निकल गए। इतने कुछ कठिन नहीं थे मगर निकल गए। नहीं, वो आपकी परसेप्शन उसके कठिन या आसान बनाती है। आपने उसको एक बहुत अच्छे तरह से लिया तो आपको लगा ज़्यादा मुश्किल टाइम नहीं था। इतना मुश्किल भी नहीं था। तो आपकी इतने बड़ी लाइफ में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनको आप कभी नहीं भूल पाए हो, जो मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मतलब हमेशा रिमेन फॉर एवर इन योर माइंड? बिजनेस में तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस आए। एक जब हमने पूना में नया कॉन्ट्रैक्ट चालू किया था टेल्को का, वो एक्चुअली हमारे लिमिट से बाहर था, बहुत बड़ा काम था। और उस समय हम इतने बड़े नहीं थे, हम छोटे थे। हमारे पास महिंद्रा में काम करते थे हम, तो 40-50 वर्कर थे हमारे पास। और जो टाटा मोटर्स का जो इंडिका कार का प्लांट का जो मेंटेनेंस हमको मिला, तो वो करीब 15 लाख रुपए का काम था, और यहाँ हम 40-50 हज़ार रुपये का काम करते थे। और 15 लाख का यानी मंथली में बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मंथली। और टोटल उसकी वैल्यू जो करीब 1.25 करोड़ थी, पूरा कंप्लीट जॉब। और वो 6 महीने में पूरा करना था। उन्होंने हमको टाइम लिमिट दिया था, 6 महीने में पूरा करना है। तो उस समय बहुत टेंशन में थे हम कि कैसा करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हिम्मत किया और हो गए। लेकिन बीच में 1-2 महीना उधर काम करने के बाद में ऐसी पोजीशन आई, उस समय मैं नासिक केवल पैसा ले जाने के लिए आता था, क्योंकि फाइनेंस पूरा हमारा था। वो जो 2 सुपरवाइजर थे वो तो बेचारे एकदम लो लेवल थे मॉनिटरी हिसाब से, तो वो तो कुछ इन्वेस्ट करने के पोजीशन में ही नहीं थे, तो पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा था। तो उस समय में नासिक केवल ये इसलिए आता था कि यहाँ लॉज में या टेप वाइंडिंग में जो पैसा जमा हो गया वो पैसा यहाँ से लेके जाता था मैं वहाँ पुणे, और वहाँ पे बिजनेस में लगा। तो फिर आपको लगता नहीं था हर बार कुछ पैसे इन्वेस्ट करने, एक फियर तो होगा मन में कि क्या पता ये पैसा डूब ना जाए या एनीथिंग ऑफ दैट? ऐसा तो लगता था, लेकिन जब तक रिस्क नहीं लेते तो आगे भी नहीं बढ़ रहा था। तो ये सोच के हमने रिस्क लिया था, और
वहाँ पे काम करने के बाद एक दो महीने के बाद में ऐसी पोजीशन आई कि हमारे पास वाकई दूसरे दिन का खर्चा करने के लिए पैसे नहीं थे। तो इतने लंबे ड्यूरेशन में आपने जितनी प्रॉब्लम्स फेस करी, जितना स्ट्रगल था आपका, उस सब में आपको बहुत एक्साइटिंग, कई टाइम्स एक्साइटिंग भी थे, कई टाइम्स बहुत हार्ड भी थे। जब भैया हुए, दीदी हुए, आपको काफ़ी खुशी होगी। तो अगर आपको कंपाइल करना हो अपनी पूरी लाइफ को, अगर आपको बताना हो और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो फिर आप किस तरह से, आप अगर जैसे बहुत यंग लोग होते हैं, देयर आर वेरी यंग एंटरप्रेन्योर्स हु इंटेंड टू बिकम, हु इंटेंड टू हैव देयर ओन कंपनीज, तो आप उनको एक क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे जिसके थ्रू वो भी ये चीज़ सोच सकते हैं? उनको अभी मैसेज देने के इतना बड़ा तो मैं आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ कहना है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी काम करने में शर्म मत समझना, और कोई अगर ख़राब काम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने ऑटो रिक्शा भी चलाया तो उसमें शर्म मत करो, और जो भी आपको करना है छोटे पैमाने में चालू करो, फिर उसको बढ़ाओ, या ढूंढते रहो दूसरा कुछ चांस हमेशा आता है, वो टैप करना पड़ता है अपने को, वो पकड़ना पड़ता है, और चांस पकड़ लिया तो आदमी आगे बढ़ता है। रिस्क भी लेना पड़ता है, जैसा टाटा मोटर्स के टाइम, टेल्को के टाइम हमने रिस्क लिया कि हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हमने रिस्क लेके वो काम पूरा किया। वैसे तो हमारा घर था, एक था, वो सब बेच के हम कर सकते थे मगर ज़्यादा से ज़्यादा घर बेचना नहीं था। हमने एक ब्लॉक में बुक किया था, जो अभी हमारा है फ्लैट, वो बुक किया था, तो उसके पेमेंट भी रुक गई थी। वो जो बिल्डर था वो आके मुझे हमेशा सताता था, पैसे दो, हमारे पास तो पैसे नहीं थे। मैं इनको बोलती थी कि क्या करना, वो पैसे मांग रहा है, ये बोले जाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं आपको फ्लैट नहीं देता, मैं दूसरों को दे रहा हूँ। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है बुरा, और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, ऐसा सोचते थे। उस समय हम बहुत ऐसे टेंशन में थे, क्योंकि वो बिल्डर पीछे पड़ा था, वो फ्लैट का घर में पैसा नहीं था, जो घर में पैसा जमा होता था मैं पुणे लेके जाता था। तो फिर एक दिन हम दोनों बैठे और सोचा कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। वो जो बिल्डर होएगा वो बोलेगा आपको फ्लैट नहीं देता मेरे को, और जो उसको पैसे दिए वो चले जाएंगे, और मेरे को ये बुरे से बुरा हो सकता है, दूसरे को मैं फ्लैट बेच देता हूँ। लेकिन ठीक है, जाने दो, अगर ऐसी ये आया चांस आया तो जाने दो, फिर क्या करेंगे, फ्लैट नहीं मिलेगा अपने को, और क्या होगा, अपने रहने के लिए तो आज मकान है अपने पास, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर पैसे का भी इंतज़ाम हो गया, फिर उसको बिल्डर को पैसे भी दे दिए, वो फ्लैट भी मिल गया। फिर 2-3 महीने में उसके हमने पूरे पैसे दे दिए सबसे पहले, और मिल गया सब कुछ। उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही? वो जब एडवांस मिल गया ना, उसके बाद सब सेटल हो, लाइन सेटल हो गई, फिर नहीं ऐसे प्रॉब्लम है। जैसे हर बड़ा इंसान बोलता है कि हार्ड वर्क करो, प्रामाणिक रहो, वैसा मैं भी बोलूँगा, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मुझे मालूम है। आज जो कुछ मुझे मिला है, मेरी अंतरात्मा मुझे बोलती है कि जो मेरी क्या बोलते हैं लायकी मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरी पसंद नहीं, योग्यता, हाँ, मेरी जो योग्यता थी उससे भगवान ने ज़्यादा ही दिया है मुझे, बहुत